लेक्चर नंबर 44 कोड ऑफ एथिक्स की डिफरेंट सिचुएशंस को हम डिस्कस कर रहे थे। वन बाय वन हमने कुछ सिचुएशंस को डिस्कस किया अभी तक, उसमें सीखा हर सिचुएशन में थ्रेट कौन से क्रिएट होते हैं, उन थ्रेट्स की सिग्निफिकेंस को कैसे वैल्यूएट कर सकते हैं हम, और फिर सेफ गार्ड क्या होंगे हर सिचुएशन में। तो कल भी इसके ऊपर डिस्कशन हुई। कल की डिस्कशन में हमने इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि एक सिचुएशन, एक तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि थ्रेट्स जो हैं वो सिचुएशन के लिहाज से होते हैं, सेफ गार्ड भी सिचुएशन के लिहाज से। तो किसी सिचुएशन में जितने भी थ्रेट्स आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आपने एग्जाम में वो सारे थ्रेट लिखने हैं। इनमें से कुछ आपको शायद समझ आए, कुछ में भी ना आए। कुछ केसेस है जिनमें इक्का दुक्का थ्रेट आपको समझ ना आए, जैसे कल वो तकरीबन हमारी डिस्कशन हुई थी 20-25 मिनट की इंटिमिडेशन थ्रेट के ऊपर। तो अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात, ना समझ आए ना तो आपने एग्जाम में उसको लिखना जरूर है, टू बी ऑन सेफ साइड, लिखना जरूर है। एग्जाम में मार्क्स ना काटे हमारे एग्जामिनर। अगर समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चन पूछे, मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। समझ आ जाए तो, लेकिन ना समझ आए तो कोई बात नहीं, लिखना जरूर है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था। भाई अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? वो फैक्टर्स वाला मुकर गए अभी। थोड़ी देर पहले तो इधर भाई बैठे थे, मैंने कहा था रिकॉर्डिंग शुरू होगी फिर पूछा, अल्लाह के बंदे पूछ लेना। हाँ पूछना फिर भाई। हाँ, क्या आंसर में कोड ऑफ एथिक्स के क्वेश्चन को लिखते हुए आंसर में जो फैक्टर्स हैं थ्रेट्स को वैल्यूएट करने के लिए, उसकी सिग्निफिकेंस को वैल्यूएट करने के लिए, याद है आपको बताया था वो एच स्टॉर्म वाली अप्रोच, क्या वो फैक्टर्स लिखना जरूरी है? क्योंकि स्टूडेंट कह रहा है सर असल चीज तो थ्रेट है और सेफगार्ड है, तो फैक्टर्स जो सिग्निफिकेंस है क्या लिखना जरूरी है? जी भाई बिल्कुल लिखना जरूरी है, आपने इसको जरूर लिखना है। सम टाइम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में वो क्लियरली बता देता है कि थ्रेट्स की सिग्निफिकेंस को भी वैल्यूएट कीजिए, सम टाइम क्लियरली नहीं बताता। याद रखिए, अगर उसने सिर्फ इतना भी कह दिया ना कि डिस्कस द थ्रेट्स, सिग्निफिकेंस को उसने क्लियरली नहीं पूछा, फिर भी हम पे लाजिम है, हमने जहां थ्रेट बताने हैं उनकी सिग्निफिकेंस को भी जरूर बताना है। थ्रेट बता तो सिग्निफिकेंस को बताना लाजमी है, ठीक है। क्वेश्चन में चाहे क्लियर रिक्वायरमेंट हो चाहे ना हो, जैसे कि डिस्कस द थ्रेट एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स, क्या इस क्वेश्चन में आप वैल्यूएशन के पॉइंट लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। क्लियर होगी? और कोई क्वेश्चन? नहीं, सेफगार्ड वो पूछता लाजमी, सेफगार्ड 100% पूछेगा, लाजमी पूछेगा। और क्या? अच्छा, एक देखिए कुछ चीजें होती हैं रिस्क की। मैं आपको मेरे पास दो ऑप्शंस थी। पहली ऑप्शन, आपको जो थ्रेट कवर करवाता जाऊं ना पास्ट पेपर में, उसकी केस स्टडी रिटन फॉर्म में देता जाऊं। उसमें ये रिस्क था, आपकी प्रैक्टिस तो साथ साथ होती जाती, रिस्क था कि आपको याद करने के लिए मुनासिब टाइम नहीं मिल सकेगा, ठीक है। तो मैंने ये बेहतर समझा कि पहले आपको याद करने के लिए टाइम दे दिया जाए, यानी जितने अरसे में हम कोड ऑफ एथिक्स कवर कर रहे हैं, इसके कंसेप्ट 1-2 लेक्चर हो रहे हैं हमारे, फिर उसके बाद सारी सेशन कवर हो जाएंगी। उस अरसे में आपने नोट किया होगा होम असाइनमेंट में आपको कोई नहीं दे रहा, बल्कि होम असाइनमेंट में सिर्फ एक ही चीज आपको सजेस्ट कर रहे हैं हम, क्या कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर हुए हैं वो लिख दिए जाते हैं, वो आपने घर जाके याद करने हैं, लर्निंग रटा लगाना है। इनको याद करने का मतलब है आप कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए जो ऊपर हेडिंग दी हुई है, आपको उसके थ्रेट्स भी पता हो, आपको उसके सिग्निफिकेंस के फैक्टर भी पता हो, आपको उसके सेफगार्ड भी पता हो। तो इस टाइम को आपने जाया नहीं करना। इसके बाद जब मैं आपको केस स्टडीज दूंगा ना, तो फिर मैं एक दिन में हमारी केस स्टडीज की तादाद थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें उस वक्त मैं अज्यूम करूंगा कि आपने याद नहीं करना। जैसे अब मैंने आपको रिटर्न के लिए कुछ नहीं दे रहा, सिर्फ याद करने को कह रहा हूं, उस वक्त फिर मैं आपको रिटर्न के लिए सारा मटेरियल दूंगा, फिर याद करने के लिए आपके पास उस वक्त टाइम नहीं बचेगा। उसकी एक रीजन ये भी है कि कुछ पास्ट पेपर की केस स्टडी में 3, 4, 5 जब सिचुएशंस आती है, तो उनमें कुछ सिचुएशन ऐसी भी हैं जो आप पहले स्टार्ट वाली है, कुछ एंड वाली है। तो अगर अभी मैं वो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दे दूं ना, तो उनमें से 2 या 3 सिचुएशन ऐसी होंगी 5 में से जो कहेंगे सर ये तो अभी हमने पढ़ी नहीं है, वो फिर बाद में वापस आके दोबारा करनी पड़ेगी जब उन सिचुएशन को हम कवर कर चुके होंगे। तो मैं इस प्रॉब्लम को भी खत्म करने के लिए मैंने कहा पहले हम एक दफा सारा पढ़ लें, उसको याद कर लें, फिर इकट्ठी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग साथ साथ याद कर रहे हैं ना? क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साथ साथ याद डेली बेसिस के ऊपर सिचुएशंस को याद कर रहे हैं? बस इंशाल्लाह ये तो कंफर्म पास है इंशाल्लाह। बाकी भी मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। वैसे भी अब आगे छुट्टी भी आने वाली है, तो उसमें जो कमी बेशी होगी आप एडजस्ट कर लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है कोड जी? कह रहे भाई कि सर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जब हम एम्प्लॉय को भेजते हैं ना, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जब हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे किसी एम्प्लॉय को भेजते हैं, वहां पे क्या काम करने के लिए भेजते हैं? अब भाई कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड काम करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड काम करने के लिए
वो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। कल बताया था, अरे भाई बताया था, दो स्पेशल है। अगर क्लाइंट ने हमें नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट देनी हो ना, वो ये कभी नहीं कहेगा 2 बंदे भेज दो, वो कहेगा हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के वो भेजो। जब क्लाइंट हमें कहेगा 2 बंदे भेज दो, वो नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं करवा रहा हमसे, ठीक है। वो हमसे वैसे इशू है, थ्रेट राइज होता है, हमें बताया नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना क्लाइंट के बिहाफ पे, ये केस डिफरेंट है। जब क्लाइंट हमसे कहेगा 2 बंदे भेज दो मुझे चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की सर्विस नहीं है, सेकंडमेंट है, और इसको कहते हैं टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज भी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने 2 बंदों को भेजा, वो उधर गए 3-4 महीने काम किया। याद रखिए कोड ऑफ एथिक्स कहता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे भेजना है, काम करके वापस आ गए। अब क्या इन्हीं 2 बंदों को हम भेज सकते हैं ऑडिट करने के लिए? थ्रेट राइज होता है। क्या क्या थ्रेट लिखा हुआ है याद किया? 1 मिनट है, याद किया कौन कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है भाई, सेल्फ। अच्छा मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इस सिचुएशन में राइज होता है कि नहीं होता? नहीं होता। सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है कि नहीं? फैमिलियरिटी थ्रेट राइज होता है कि नहीं? पक्की बात है। इंटिमिडेशन थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट नहीं। तो आपने 2 थ्रेट मुझे बताए हैं इस सिचुएशन में राइज होता है, फैमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जी एडवोकेसी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट लिखा हुआ है। एडवोकेसी थ्रेट कैसे राइज होता है? वो जब अपना काम करके वापस आएगा, मैनेजर उस काम का रिव्यू करेगा, मैनेजर कहेगा इसमें गलती है, जो उस बंदे वो कहेगा नहीं सर ठीक काम किया, एडवोकेट करने की कोशिश करें। थ्रेट क्लियर हो गए। अब हमने सेफगार्ड क्या अप्लाई करने हैं? पहली सिचुएशन आइडियल क्या, इन लोगों को, अच्छा इसमें ना सेफगार्ड 2 तरह के हैं। एक सेफगार्ड वो है जो हम कुछ सजेशंस हैं जो हम इन 2 बंदों को उस वक्त देंगे जब ये क्लाइंट में काम करने के लिए जा रहे होंगे। हम कहेंगे भाई तुम पराये देश जा रहे हो काम करने के लिए, तो हमारी कुछ नसीहतें हैं, ये अपने पल्ले बांध लो। पहली नसीहत, क्लाइंट जिम्मेदार है तुम्हारा, क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना है। अब से तुमने हमारी नहीं बल्कि क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना। दूसरा, कोई मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजेरियल डिसीजन नहीं करना, कोई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर क्लाइंट कहे कि डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर दो, कर देना, लेकिन अमाउंट क्लाइंट से पूछना, अमाउंट क्लाइंट से पूछना, अमाउंट, क्योंकि जजमेंटल डिसीजन है, जजमेंटल डिसीजन है क्लाइंट के बिहाफ पे। हम मैनेजेरियल डिसीजन, जजमेंटल डिसीजन नहीं करेंगे। उसको ये नसीहत है, ये नसीहत है किस वक्त करनी है उसको? जब वो टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए जा रहा है। और फिर उसके बाद ये तो उस वक्त हमने 2-3 सेफगार्ड बता दिए, इंस्ट्रक्शन दे दी, और क्लाइंट को कह दिया भाईजान आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको जो कहेंगे वो करेगा, लेकिन आप ना मैनेजमेंट जिम्मेदारी वाला काम हो चुकी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसको ना दीजिएगा। कल को हम ये नहीं सुनेंगे कि हम कहें डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर बैड डेट की अमाउंट गलत है, तो आप कहें सर ये आपके टीम मेंबर ने रिकॉर्ड की है, उसने कैलकुलेट की थी। हम ये नहीं सुनेंगे। मैनेजेरियल डिसीजन आपकी जिम्मेदारी, वो आपने करना है। हाँ, मैनेजेरियल डिसीजन के बाद जो रूटीन नेचर का, मैकेनिकल नेचर का काम है वो इससे करवा लें। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, क्लाइंट ने कहा जी हमारा ब्रांच मैनेजर जो है वो 3 महीने की छुट्टियों पे चला गया, हमने अपना बंदा उधर भेज दिया। उसने क्या किया, आपने बताना है कि उसे कहां तक काम करना चाहिए था और कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपको बता, किया क्या उसने? एक बंदा लोन लेने के लिए आया, उसने पूछा कितने का लोन? 5 मिलियन का। उसने उससे कहा अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स है ये पूरी करो। पार्टी ने डॉक्यूमेंट पूरी की। उस टीम मेंबर ने, जो हमारा टीम मेंबर था क्लाइंट, उसने डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट के साथ कंपेयर किया, देखा डॉक्यूमेंट्स पूरी है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स पूरी थी, उसने 5 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया। बताइए इसमें कोई वायलेशन है कोड ऑफ एथिक्स की? उसे सिर्फ चेक करना चाहिए था डॉक्यूमेंट, लोन अप्रूव नहीं करना है। लोन अप्रूव करने, ये मैनेजरियल डिसीजन है, ये उसे हायर अथॉरिटी को सेंड करना चाहिए था। इसलिए कि कल कला को अगर ये लोन बैड डेट हो गया ना, अब जो उसने अप्रूव किया है, तो कंपनी फिर इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है, या फर्म के खिलाफ एक्शन ले सकती है कि जी आप लोगों ने अप्रूव किया था, अब हमारे पैसे रिकवर करवाएं। इसलिए याद रखें, हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं करते जो मैनेजरियल डिसीजन का हो, ताकि कल कला को अगर वो कोई गलत साबित हो, कोई नुकसान हो, तो हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद ना हो। ये हमने काम किया जब उसको नॉन इंश्योरेंस सर्विस, सॉरी टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज के लिए बेच रहे थे। अब जब उसके लिए ऑडिट की बारी आई, पार्टनर ने सोचा यार ये 2 बंदे ना क्लाइंट का काम करके आए हैं, उसके सिस्टम को समझ के आए, बेहतरीन नॉलेज है इनके पास, इन्हीं को भेज देते हैं। तो सबसे पहला सेफगार्ड क्या है? अगर भेजेंगे कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट। सेफगार्ड क्या होंगे? अब पहला, इसको भेजे ही ना। दूसरा, अगर भेजना है रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीस्ट्रक्चर कर दे। ये रीस्ट्रक्चर का लफ्ज़ समझ आ रहा है?
जो काम हो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यानी जिस ब्रांच में उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड किया उन्हें उस ब्रांच में ना भेजे, किसी दूसरे एरिया किसी दूसरी ब्रांच में भेज दें, ठीक है। और फिर काम का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी करवा लें। अच्छा, ये हालांकि उसको किसी दूसरे एरिया पे भेजा है, लेकिन स्टिल उसके काम का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्यों करवाया जा रहा है? इसका कोड ऑफ एथिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर देता है। वो कहता है फर्ज कीजिए कि आप एक ही फर्म के लोग हैं और पर्सन ए ने कोई काम किया है। अगर पर्सन ए को ही कहे कि काम चेक करो, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, और अगर पर्सन बी को काम करे, फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेड राइज होता है कि नहीं? फेमिलियरिटी थ्रेड क्लाइंट के साथ होता है, टीम मेंबर का टीम मेंबर के साथ फेमिलियरिटी थ्रेड राइज नहीं होता। फेमिलियरिटी थ्रेड राइज होता है ऑडियो टीम मेंबर का क्लाइंट के एम्प्लॉइज के साथ। इसमें भी सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्यों? हालांकि वो बंदा चेक नहीं करा जिसने काम किया, लेकिन फर्म तो वही है। वो ये सोचेगा यार वो हमारे बेटी भाई है, बेटी, अब इसकी गलती थोड़ी निकालेंगे। तो इसमें भी इसलिए याद रखिए सेल्फ रिव्यू थ्रेड दोनों सूरतों में होता है। हाँ, जब हमने उस पर्सन को रीस्ट्रक्चर कर दिया या रिमूव कर दिया ना, तो थ्रेड किसी हद तक कम हो गया, खत्म नहीं हुआ। इसीलिए चेक करने के लिए कि किसी दूसरे बंदे ने अपने बेटी भाई की फेवर तो नहीं कर दी, हम क्वालिटी रिव्यूअर अपॉइंट करते हैं। क्लियर हो गया? ये डिटेल में डिस्कस हो गया। और कोई क्वेश्चन? शाबाश। जी 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 पूछो। पिछले साल हमने ही ऑडिट किया था और इस साल जी जी करने चाहिए तो वो इसमें सेल्फ रिव्यू। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, एक वैसे नहीं रहने दें। असल में कुछ क्वेश्चन होते हैं वो इंडिविजुअल, हमारी क्लास में ना टीचर को अंदाजा होता है कि कौन सा कुछ स्टूडेंट्स के बारे में जो पार्टिसिपेशन करते हैं कि कौन सा किस तरीके से सोच रहा होता है, किस लेवल पे पहुंचा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़े से जरा एडवांस लेवल के होते हैं, वो हमारे स्कोप से भी हटके होते हैं। वो जब कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट हमसे क्लास से बाहर पूछे ना, तो हम उसको आंसर कर देते हैं, लेकिन क्लास में उस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। जिनके अभी बेसिक कंसेप्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एडवांस कंसेप्ट डाल देंगे, उनके बेसिक मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्लास में। और आपने भी नोट किया होगा कुछ क्वेश्चन को मैं कह भी देता भाई हमारे स्कोप से बाहर है, इसी वजह से कहता हूँ। हालांकि बताने को बताया, अगर वही क्वेश्चन आप क्लास से बाहर मुझसे पूछे ना, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन क्लास में पूछेंगे मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स के कंफ्यूज होने का खतरा होता है। हाँ, अगर मुझे लगे कुछ अरसे के बाद कि अब आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं, बेसिक कंसेप्ट्स एवरेज स्टूडेंट के जो हमारी क्लास में मौजूद है स्ट्रॉन्ग है, फिर मैं इस तरह के एडवांस क्वेश्चन का आंसर दे दिया करूंगा। लेकिन पहले रिस्क बेस्ड स्टार्टिंग है ना, मैंने पहले ये इंश्योर करना है कि बेसिक कंसेप्ट हमारे स्ट्रॉन्ग हो, फिर उसके बाद एडवांस की तरफ चलेंगे। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चलें। आज हमने सिचुएशंस कौन सी डिस्कस करनी है? 3 सिचुएशन डिस्कस करनी है। पहला फीस, दूसरा इंड्यूसमेंट्स और तीसरा लॉन्ग एसोसिएशन। सिंपल सिचुएशन है, कोई मैंने आपको बताया कोड ऑफ एथिक्स सारे का सारा कंसेप्चुअल है, इजी है और एग्जाम में भी कंफर्म क्वेश्चन है 12-13 नंबर का। ये सिचुएशन भी इस तरह फीस से। अच्छा, पूरे के पूरे हमारे ऑडिट में सिर्फ एक चैप्टर में फीस से रिलेटेड इशू डिस्कस होते हैं। वो चैप्टर कौन सा? कोड ऑफ एथिक्स है। अब इसमें फीस के 3-4 तरह से फीस की डिस्कशन हुई है। एक है अंडरकटिंग, एक है ओवरड्यू फीस, एक है कंटिजेंट फी और एक है रेफरल फी। केस कोई सा भी हो, थ्रेट सब में एक ही अराइज होगा, सेल्फ इंटरेस्ट। फीस से रिलेटेड कोई भी इशू हो, थ्रेट एक ही राइज होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। भाईजान यहाँ ये लाइट का कोई मसला एडजस्ट करवा ले, देखें क्या। अंडरकटिंग, ओवरड्यू फीस, कंटिजेंट फी और रेफरल फी। अब ये अंडरकटिंग क्या है? अंडरकटिंग का मतलब ये है प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज करना। अंडरकटिंग का मतलब क्या है? प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज करना, प्रीडिसेसर पिछले वाले ऑडिटर। अच्छा, मुझे बताइए कोई कम फीस चार्ज करेगा तो क्यों करेगा? ताकि वो क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, ताकि वो क्लाइंट को अट्रैक्ट। अच्छा, आपने अक्सर देखा वो पाउडर होते हैं, वो क्या होता है, कपड़े धोने वाले, बर्तन धोने वाले, कपड़े धोने वाले, हाँ, सर्फ एक्सेल और बोनस। आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे का एरिया था वो प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। अच्छा, अब जब आपने एडवर्टीजमेंट के जरिए से क्लाइंट को अट्रैक्ट करना होता है ना, एक तरीका तो ये है कि आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को बढ़ाएं, एक तरीका होता है कि आप उसकी कॉस्ट को कम करें। अब हमारे प्रोफेशन में ऑफिशियल आईकैप का व्यू ये है कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बराबर हैं
आपने अगर ऑडिट करवाना है किसी भी ऑडिटर से करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है। वो चाहे वो कैटेगरी ए का, बी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईकैप ये कैटेगराइजेशन करता भी नहीं है, ये कैटेगराइजेशन कोई और लोग करता है, ठीक है। आईकैप कहता है मेरे लिए सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सारी फर्म एक बराबर है, किसी से भी। तो इसीलिए अब फर्म का जो कंपटीशन होता है ना, वो बेसिकली थोड़ा सा प्राइसिंग पे आ जाता है। तो फर्म क्लाइंट को घेरने के लिए, एक दूसरे के क्लाइंट को तोड़ने के लिए रिस्क है कि क्या करें, फीस कम करें। अच्छा मुझे ये बताइए, जब फीस कम होगी तो क्या अब जो फर्म का ओनर है वो सेम क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, या रिस्क है कि क्वालिटी को डाउन कर दे? मे भी वो कहे कि अच्छा 10 लाख फीस प्रीडिसेसर राइटर ने चार्ज किया, मुझे 7 लाख फीस दे दे, और जब 7 लाख फीस पे उसको अपॉइंट कर लिया गया तो वो हो सकता है कुछ रिक्वायर्ड प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म ना करे, सैंपल साइज अपना गैर जरूरी तौर पे कम कर दे, या हो सकता है कि काम करवाने के लिए वो कैफ क्वालिफाइड के बजाय कोई बीकॉम पास स्टूडेंट्स जो हैं उनको एंगेज कर दे ऑडिट करने के लिए, ताकि कॉस्ट कम हो। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ सर्विस को रिड्यूस करेंगी, इसीलिए आईकैप ने मना किया हुआ। आईकैप ने क्या कहा है कि प्रीडिसेसर ऑडिटर ने पिछले साल जितनी फीस चार्ज की ना, और इवन ये हमारे ऊपर भी अप्लाई होता है, हम भी नॉर्मली जितनी फीस पिछले साल चार्ज की गई हो ना, उसको हम इस साल रिड्यूस नहीं करते। प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस हम चार्ज, अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ने 10 लाख फीस चार्ज की पिछले साल, इस साल हम मिनिमम कितनी फीस कोट कर सकते हैं? 10 लाख, उससे कम नहीं कर सकते, उससे ज्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा एक स्टूडेंट कहने लगा सर अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर ने गैर जरूरी तौर पे हाई फीस चार्ज कर ली थी पिछले साल, तो हम भी फिर गैर जरूरी तौर पे वही हाई फीस चार्ज करेंगे, अंडर कटिंग नहीं करने। अगर पिछले साल के ऑडिटर से कम फीस चार्ज करे, इसे क्या कहते हैं? अंडर कटिंग। इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सॉरी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है। लेकिन एक केस में अंडर कटिंग अलाउड है, प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज कर सकते हैं। वो क्या? जब काम कम हो, शाबाश, क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो पिछले साल से। जैसे कोरोना के दिनों में बहुत तकरीबन हर कंपनी की सेल्स भी कम थी और उसके खर्चे भी कम थे, सेल्स भी कम थी, ट्रांजैक्शन ही कम होगी ना, प्लेस आए घर में बैठे। अब चूंकि क्वांटम एंड, आप समझते हैं कि क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क इस केस में कम हुआ, तो बिल्कुल, क्योंकि कंपनी बन रही है ज्यादातर साल में, पैसा फीस कम कर सकते हैं। लेकिन आईकैप एक सीफैब लेवल की केस स्टडी थे, अब वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसमें क्लाइंट ने क्या कहा? क्लाइंट ने कहा सर देखें पिछले साल हम प्रॉफिट में थे, इस साल सेल्स जो है वो हमारी कम है, खर्चे ज्यादा हैं, इस वजह से हमें लॉस हो गया। तो बराए मेहरबानी अब चूंकि हमारी सेल्स पिछले साल की निस्बत कम है, आप क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो गया, कम फीस चार्ज करें। कम फीस, हाँ कम नहीं हुआ बल्कि ज्यादा हुआ, शाबाश। ज्यादा क्यों हुआ भला? एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और दूसरा हमारा रिस्क भी बढ़ गया। रिस्क कहीं सेल्स जो है वो उन्होंने, हाँ अंडरस्टेटमेंट, या सेल्स की वजह से रिस्क क्या राइज होता है? इन्वेंटरी ऑब्सोलीट होने का, फिक्स एसेट की रिस्क राइज हो गया, और लॉस की वजह से गोइंग कंसर्न का भी रिस्क राइज। तो रिस्क तो हमारे बढ़े, तो प्रोसीजर तो बढ़ने चाहिए, तो हमने फीस इस केस में कम नहीं करनी, ठीक है। हाँ बड़ा, तो क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो, फिर पिछले साल से कम फीस चार्ज कर सकते हैं, वरना पिछले साल से कम फीस चार्ज नहीं करने। हाँ अगर क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो, उस सूरत में आप पिछले साल से कम फीस चार्ज करते हैं, तो फिर भी सेफ गार्ड है। क्या सेफ गार्ड है? पहला तो ये कि फीस की एडजस्टमेंट कर दें, यानी फीस को, अगर फीस कम है और आप समझते हैं क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क बराबर है, फीस को इंक्रीज करो। क्लाइंट से कहें नहीं सर हमें ये फीस वारा नहीं खाते, नहीं तो आपने क्लाइंट को डिस्क्लोज करना है स्कोप ऑफ वर्क कि सर हम फीस कम चार्ज करें, लेकिन जहन में रखिएगा अब हमारा स्कोप ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क कम है, और एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट करना है। कोई बता सकता है एप्रोप्रिएट रिव्यूअर? ये तो चलिए एडजस्टमेंट फीस की तो बात समझ आ रही है कि अगर हम क्लाइंट ने कहा कि कम फीस, हम समझते हैं कि नहीं पिछले साल जितनी फीस चार्ज होनी चाहिए क्वांटम एंड स्कोप वो कम नहीं, क्लाइंट से कहेंगे नहीं सर फीस को बढ़ाएं, इसको उसके बराबर लेके जितने पिछले साल थे। और अगर हम समझते हैं लेकिन कि पिछले साल से कम फीस चार्ज हो सकती है क्योंकि क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम है, तो उस सूरत में हमने एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट करना है। क्यों? वो देख ले कहीं हमने कोई प्रोसीजर में डंडी तो नहीं मार ली, कोई प्रोसीजर कम तो नहीं, स्किप तो नहीं कर दिया। अंडर कटिंग सिचुएशन क्लियर हो गई, थ्रेट भी क्लियर हो गया। चल बिल्कुल फर्म बिल्कुल खुद अपने काम को ही रिव्यू करवाएगी, वो फर्म के अंदर ही किसी दूसरे पार्टनर को एंगेज कर लेते हैं कि हमारे काम को देख लो, ठीक है जी। अच्छा थोड़ी देर के लिए पास करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अंडर कटिंग के बाद नेक्स्ट हमारा फीस से रिलेटेड इशू है ओवरड्यू फीस। ओवरड्यू का मतलब देखिए, नॉर्मली हम क्लाइंट को जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी फीस ड्यू कब होती है भला? उसकी फीस ड्यू होती है जैसे ही हमने रिपोर्ट क्लाइंट को दे दी,
उसके 2 से 3 महीने में क्लाइंट नॉर्मली फीस पे कर देता है। फीस उसी वक्त ड्यू हो गई जैसे ही हमने रिपोर्ट क्लाइंट को दे दी, और नॉर्मली क्लाइंट उसके 2 से 3 महीने के अंदर फीस पे कर देता है। लेकिन अगर काफी लंबे अरसे तक टाइम गुजर जाए और क्लाइंट ने फीस ना पे की हो हमारी, इसे कहते हैं ओवरड्यू फीस। ओवरड्यू फीस का कंसेप्ट समझ आ गया? अब ओवरड्यू फीस में थ्रेट कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। कि हो सकता है हमारी फीस जो 4-5 महीने या 1 साल हो गया फंस गई फीस, वो क्लाइंट हमें नहीं दे रहा, हम उसको निकलवाने के लिए क्लाइंट हमसे कोई बात ना मनवाए कि अच्छा ये बात माने फिर मैं आपको फीस क्लियर करूंगा वरना नहीं क्लियर करूंगा, ठीक है? तो इससे थ्रेट अराइज हो सकता है। इसीलिए ओवरड्यू फीस से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होता है। अब इसमें 2 केसेस हैं। अगर तो ये हमारा इनिशियल ऑडिट है, यानी पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया, इस साल हम, और पिछले साल के ऑडिटर को फीस नहीं दी गई, याद रखें कोड ऑफ एथिक्स कहता है हमने तब तक क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना देखिए फीस। लेकिन अगर रिकरिंग ऑडिट का केस है और हमारी ही पिछले साल की फीस पेंडिंग है, तो हम क्लाइंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस साल ऑडिट शुरू भी कर सकते हैं, रिपोर्ट नहीं देनी जब तक इस थ्रेट को मैनेज ना कर लें। क्योंकि प्रैक्टिकली होता क्या है, पिछले साल हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, क्लाइंट हमें फीस नहीं देता। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं फीस किस चीज की, क्वालिफाइड ओपिनियन देने की थोड़ी, क्लाइंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू, हालांकि हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी उसको पूरे। अब ऐसा थोड़ी है कि पेशेंट की डेथ हो जाए तो वकील जो है वो ऑपरेशन की फीस नहीं देते, वो तो फीस तो देनी पड़ती है ना। पेशेंट बचता है या नहीं बचता वो एक अलग इशू है। तो ऑडिट तो हमने किया, ओपिनियन अनमोडिफाइड है, क्वालिफाइड वो एक अलग इशू, लेकिन वो सीएफओ सीओ फीस दबा लेते हैं और कहते हैं सर हमारे फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बड़ी वीक है, अभी पैसे नहीं है और हम आपको अनकरीब पैसे दे देंगे। हाँ, अगली ऑडिट रिपोर्ट में फिर वो पैसे अभी तक क्लियर नहीं हुए। अब हमें ये बताइए, और अगली ऑडिट रिपोर्ट में भी क्वालिफाइड ओपिनियन आ रहा है। हम एक दफा अंडर थ्रेट हो सकते हैं ना, पिछली दफा भी क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था, पैसे फंस दबा लिए, अभी भी मैंने तो हाँ, तो हम फिर क्या करते हैं, इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है इस सिचुएशन में थ्रेट अराइज हो रहा है, आपने अभी रिपोर्ट साइन नहीं करने। इवन अगर आपने रिपोर्ट में अनमोडिफाइड ओपिनियन भी दिया ना, तो हम ये समझ सकते हैं, या बाहर का बंदा ये समझ सकता है कि शायद आपने अपनी फीस को क्लियर करवाने के लिए क्लाइंट को फेवर दी और अनमोडिफाइड ओपिनियन। तो आपने अभी फीस अगर पेंडिंग है हमारी पिछले साल की, अगले साल का ऑडिट चल रहा है, अभी तक क्लाइंट ने फीस पे नहीं की, अच्छा फीस चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे वो इंश्योरेंस सर्विस की हो या नॉन इंश्योरेंस सर्विस की हो, अगर काफी ऐसे से पेंडिंग है तो थ्रेट राइज हो जाएगा। इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, इस सिचुएशन में हमने क्लाइंट से कहना कि भाई सारी नहीं तो कम से कम कुछ पेमेंट तो कर दो, एक पार्सल आधे पैसे तो दे दो ना, कुछ ना कुछ 100-200 नहीं। और फिर एप्रोप्रिएट रिव्यूअर नहीं भाई, अच्छा एप्रोप्रिएट रिव्यूअर क्यों उसने कहा पॉइंट करें कि हमने फीस रिकवरी के चक्कर में कहीं उसको क्लाइंट को फेवर तो नहीं दे दी, और कंसीडर करे ये लोन तो नहीं है। क्यों लोन? कोड ऑफ एथिक्स ने ओवरड्यू फीस को लोन के साथ क्यों लिंक किया? इसलिए कि लेकिन फीस तो नॉर्मली लोन नहीं होती, कोड ऑफ एथिक्स कहता है, लेकिन कुछ केसेस में आपकी पेंडिंग फीस भी लोन हो सकती है, आउटस्टैंडिंग फीस भी लोन हो सकती है। इसलिए कि नॉर्मली जो फीस होती है ना वो 2-3 महीनों में क्लियर हो जाती है, जो लोन होता है वो साल तक चलता है, और ये आपका इतने अरसे तक अगर पेंडिंग अमाउंट है क्लियर नहीं हुई तो मे भी ये देखें, एक होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, बजाहिर ये आउटस्टैंडिंग फीस है लेकिन इतने अरसे से क्लियर नहीं हुई तो ये इक्विवेलेंट टू लोन बन सकती है। और अगर ये इक्विवेलेंट टू लोन है तो फिर आपने ये डिसीजन करना है एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर वो लोन एंड गारंटी वाली प्रोविजन लग जाएगी जिसमें वो क्या कहता था, अगर मटेरियल अमाउंट हो तो फिर नहीं, ठीक है, यहां तो बिल्कुल। तो इसीलिए उसने ओवरड्यू फीस में उसको लोन के साथ लिंक किया। तो फीस से रिलेटेड कौन कौन से इश्यू कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस करता है, पहले मुझे बताइए। सबसे पहले अंडरकटिंग, ओवरड्यू फीस, कंटिजेंट फी, रेफरल फी। ओवरड्यू फीस क्लियर है, अंडरकटिंग भी क्लियर है। ओवरड्यू फीस के 2 केसेस है, इनिशियल ऑडिट और रिकरिंग ऑडिट, ये ध्यान में रखिएगा। जी जी नहीं, फीस डिसाइड अपॉइंटमेंट के वक्त ही कर लेते हैं हम, फीस या बेसिस ऑफ फीस, लेकिन वो पे नहीं कर रहा, अब उससे जबरदस्ती थोड़ी ले सकते हैं हम। अंडरकटिंग का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाँ तो वो कह रहा है एट टाइम ऑफ स्टार्ट ही आपने ऐसी फीस एग्री नहीं करनी जो पिछले साल के ऑडिट से कम हो। यहाँ पे यही तो सिखा रहे हैं हमें ऑडिट के। उनका क्वेश्चन ये है, सर आपने अंडरकटिंग में ये कहा
कि पिछले साल से प्रीडिसेसर डाटा से कम फीस चार्ज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो तो कम फीस चार्ज कर सकते हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि सर अभी तो हम ऑडिट के फीस तो स्टार्ट में डिसाइड करते हैं ना, अभी तो ऑडिट के स्टार्ट में कैसे पता चलेगा क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कितना है? ऑडिट के स्टार्ट में कैसे पता? याद रखें, हमें स्टार्ट में पता चल जाता है क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कितना होगा। हमारा एक इसी सेक्टर की, एजुकेशन सेक्टर की एग्जांपल देता हूं। हमारा एक सेक्शन होता है जो प्री रिजल्ट होता है, यानी आपके पेपर के फौरन बाद स्टार्ट हो जाता है, और एक सेक्शन है जो पोस्ट रिजल्ट है। अगर फर्ज कीजिए ये अंडरकटिंग वाला कंसेप्ट हमारे पे अप्लाई होता है, तो क्या मैं अपना प्री रिजल्ट वाला जो सेक्शन है इसकी फीस कम कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क तो उतना रेगुलर है। लेकिन पोस्ट रिजल्ट वाला जो सेक्शन है इसकी फीस कम की जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम है। नॉर्मली जो पोस्ट रिजल्ट में स्टूडेंट आते हैं उनमें एक तो हमने 4 महीनों की बजाय 2.5 महीनों में कंप्लीट करना होता है सिलेबस, और उनको भी फायदा ये होता है कि वो नॉर्मली रिजल्ट के बाद आते हैं, इसका मतलब है पहले पढ़ा हुआ उन्होंने। तो इस वजह से बहुत से कंसेप्ट ऐसे बेसिक कंसेप्ट उनको नहीं समझाने पड़ते। तो इस सिचुएशन में अब मुझे बताइए, अभी पोस्ट रिजल्ट स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन क्या मुझे पहले से नहीं पता कि मेरा क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क रेगुलर बैच से कम होगा यहाँ पे? उसी तरह ऑडिटर भी अपनी फील्ड का उसे अंदाजा हो जाता है कि इस सिचुएशन में क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम है, मैं कम फीस चार्ज कर सकता हूं कि नहीं। आगे चलते हैं, कंटिंजेंट फी। कंटिंजेंट फी का मतलब क्या होता है? देखें, फीस डिपेंड करनी चाहिए आपकी जो इस बैच की फीस है। आप आए कॉलेज में, आपने कहा कि सर मैंने ये बैच पढ़ना है, इसकी फीस बताइए, ठीक है? फीस किस बेस पे डिसाइड होनी चाहिए? 2 चीजें कोड ऑफ एथिक्स कहता है। पहला, जो प्रोफेशनल आपको पढ़ा रहा है उसका एक्सपीरियंस, उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर, और दूसरा नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर कि वो कितने घंटे पढ़ाएगा। इन 2 चीजों के ऊपर फीस डिसाइड, इससे एग्री करते हैं। प्रैक्टिस में भी वो कह रहा है फीस इसी तरीके से डिसाइड, ऑडिट फर्म ने डिसाइड करना है फीस कितनी क्लाइंट से लेनी है, तो वो डिसीजन करेंगे भाई हमारा इसमें कितने एक्सपीरियंस टीम इन्वॉल्व होगी। जितने कुछ एंगेजमेंट में रिस्क ज्यादा होता है ना, वहां पे हमें ज्यादा एक्सपर्ट किस्म के लोग, स्पेशलाइज्ड लोगों को एंगेज करना पड़ता है, मोर कॉम्पिटेंट। आपने वो थ्रेड में भी पढ़ा, कुछ थ्रेड्स में हम मोर कॉम्पिटेंट टीम को एंगेज करते हैं, उसकी फीस ज्यादा होगी। या जिनमें हमें नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा काम करना पड़ता है, उनकी फीस ज्यादा होगी। ये दोनों है इनपुट। कोड ऑफ एथिक्स कहता है आप इनपुट की बेस पे जितनी आपकी एफर्ट या जितना टाइम इनपुट होगा ना, उसकी बेस पे डिसाइड करें, इसकी चीज इजाजत है आपको। आप क्लाइंट के साथ ये कर लें एग्री, सर हमारा पार्टनर जो है उसका जो चार्ज आउट रेट है वो 10,000 पर आ रहा है, सीनियर मैनेजर का 6,000 पर आ रहा है, और जो हमारे ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनका 2,000 पर आ रहा है। तो जितने घंटे अच्छा इसी तरह की होती है। आई कैप का ATR है शायद, जिसमें उसने ये बताई हुई है इस तरह की अरेंजमेंट। उसमें हमारे जमाने में आज से कोई 536 साल पहले ये रेट हुआ करता था 350 पर आवर, और हम कैलकुलेशन किया करते थे आपस में बैठ के कि 350 पर आवर जब क्लाइंट को बिल किया जाता है, हम एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, महीने में कितने, क्लाइंट को कितना बिल चार्ज किया जाता है और हमें कितना स्टाइपेंड मिलता है। ये हमारी फेवरेट कैलकुलेशन होती थी उस वक्त। तो हाँ, तो याद रखें ये इस बेसिस के ऊपर, पर आवर बेसिस के ऊपर आप क्लाइंट को बिलिंग कर, इसकी इजाजत है। समटाइम लमसम फी भी एग्री कर ली जाती है कि सर 50 लाख रुपया हम लेंगे, ये भी इजाजत है। लमसम फी भी एग्री की जा सकती है, या फीस पर आर की बेस पे भी एग्री की जा सकती है। पर आर की बेस में जो ज्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ होगा उसका आर्ली रेट ज्यादा होगा, जो लेस एक्सपीरियंस स्टाफ उसका आर्ली रेट कम होगा। इन दोनों की इजाजत है। इसके अलावा किसी भी बेस पे आप फीस एग्री करते हैं उसकी इजाजत नहीं है। आप किसी भी बेस पे एग्री करेंगे फीस, उसे कहेंगे कंटिंजेंट फी है। एग्जाम्पल, क्लाइंट ने कहा सर ऑडिट कराना, हमने कहा बिल्कुल ऑडिट करेंगे, इसलिए बैठे हैं। क्लाइंट ने, हमने कहा फीस कितनी दोगे, उसने कहा सर जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% आपकी फीस कंटिंजेंट। अब क्या, अब ऑडिट थोड़ा ही होगा, अब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। टाइप ऑफ ओपिनियन, हमने कहा नहीं भाई प्रॉफिट की बेस पे फीस एग्री नहीं कर सकते हम, सेल्फ इंटरेस्ट रेट राइज होता है। उसने कहा सर एक और अरेंजमेंट मेरे पास है, क्या, अगर आप अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे तो 50 लाख रुपए फीस, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे तो 10 लाख फीस, और अगर एडवर्स ओपिनियन देंगे या डिस्क्लेमर तो 200 रुपए। अब बताइए मानेंगे कि नहीं, मानेंगे कि नहीं? नहीं मानेंगे। जब फीस लिंक हो जाए टाइप ऑफ ओपिनियन के साथ, अब देखें, अब चूंकि हमारा इंटरेस्ट उसके साथ लिंक हो गया है, अब एज ऑडिटर हम इंडिपेंडेंट तो नहीं रहेंगे, हम तो खुद ये चाहेंगे कि अनमोडिफाइड ओपिनियन। ये भी कंटिंजेंट फी है, लॉ इसकी इजाजत नहीं देता, कोड ऑफ एथिक्स। आगे चलते हैं, केस है क्लाइंट का। अच्छा, ये कंटिंजेंट फी का रोल सिर्फ एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए नहीं है, ये नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए भी है। आप अपने ऑडिट क्लाइंट को कभी भी कंटिंजेंट फी चार्ज नहीं कर सकते, ना एश्योरेंस एंगेजमेंट के केस में ना नॉन एश्योरेंस। जैसे फर्ज कीजिए उसने कहा चलो ऑडिट के लिए नहीं, आप हमारा केस लड़िए, कोर्ट में जाइए केस लड़िए। हमने कहा फीस कितनी होगी, उसने कहा सर अगर केस जीत गए तो 5 लाख,
और अगर केस हार गए क्या एग्री करना चाहिए? एग्री करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। और इसी तरह अगर उसने कहा, अब ये केस स्टडी भी है, उसने केस स्टडी में कंसेप्ट टेस्ट की। नेक्स्ट एग्जांपल, उसने कहा क्लाइंट ने हमसे कहा कि सर एफबीआर में हमारा केस चल रहा है, आप उस केस को लड़िए। हमने कहा फीस कितनी? उसने कहा सर जितना टैक्स सेव करेंगे 50% आपका 50% मेरा। क्या एग्री कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ये भी कंटिजेंट फी की एग्जाम। तो कंटिजेंट फी नॉट अलाउड है। आप अपने एश्योरेंस क्लाइंट को कभी भी कंटिजेंट फी चार्ज नहीं कर सकते। एश्योरेंस क्लाइंट को कभी भी कंटिजेंट फी चार्ज, ना एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए, ना ही ना ऑडिट के लिए, ना रिव्यू के लिए, ना टैक्स के लिए, किसी केस में कंटिजेंट फी चार्ज नहीं होगी। ये बात क्लियर है? किसको? एश्योरेंस क्लाइंट को। हाँ, जो आपका क्लाइंट आपसे ऑडिट करवा ही नहीं रहा, रिव्यू करवा ही नहीं रहा, उसके साथ जो मर्जी कर लो। लेकिन नॉर्मली याद रखे, कंटिजेंट फी नॉर्मली भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है जो कि स्टूडेंट आके मुझसे कहे सर मुझे सब्जेक्ट पढ़ाते, मैं को फीस कितनी? अगर सर अगर पास हो गया ना तो फिर 10 लाख फीस, और अगर ना पास हुआ 1000 है 1000। मैं कहा वाह भाई, ये तो फीस ना देने वाली बात हो गई। सीए की तैयारी करवानी है तो कंटिजेंट भी, कंटिजेंट भी मैं भाई 1000 में सीनियर हूं ना, सीनियर लेवल ज्यादा जी। कंटिजेंट फी क्लियर हो गया? हमने समझ लिया कंटिजेंट फी क्या है। जब फीस को किसी चीज के साथ लिंक कर दिया जाए उसे कंटिजेंट फी कहते हैं। लेकिन इसमें याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आपसे कहे ना कि फीस को आवर्स के साथ, कि जितने ज्यादा आवर्स हमारे स्पेंड होंगे उतनी बिलिंग ज्यादा होगी, ये कंटिजेंट फी नहीं है इसकी। बल्कि मुझे अब प्रैक्टिस में केस याद आ गया। एक स्टूडेंट कहने लगा सर हमारे सीनियर में बताते हैं कि किसी क्लाइंट के साथ हम कुछ इस तरह की अरेंजमेंट भी करते हैं कि जितनी ज्यादा मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की, हर मिस स्टेटमेंट का 1000 रुपया मिलेगा फीस। बताइए ये कंटिजेंट फी है कि नहीं? ये कंटिजेंट फी है। इसलिए कि हाँ, जहां हम मिस स्टेटमेंट की तरफ ही चलते जाएंगे, छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट को जबरदस्ती निकाल रहे होंगे, ये ओवर ऑडिटिंग हो जाएगी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म टू मच हो जाएगा, टू मच, जितना कि स्टैंडर्ड रिक्वायर नहीं करता। नेक्स्ट, रेफरल फी। इसको तो आप समझते ही होंगे, जानते होंगे। रेफरल फी नहीं पता? एम्बेसडर्स का पता है आपको? एम्बेसडर्स क्या करते हैं? राइट। अच्छा, वैसे एम्बेसडर तकरीबन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है हर कॉलेज के होते हैं। बल्कि एक एक जैसे वो गाड़ी चलाने वाले होते हैं ना, उबर भी चला रहा है, क्रीम भी चला रहा है, इन ड्राइव भी चला रहा है, और बहरहाल इसी तरह की अरेंजमेंट की। करते क्या ये लोग? करते क्या है? ये खुद से तो नहीं पढ़ाते। क्या करते हैं फिर? ये इनके कॉलेजेस के साथ एग्रीमेंट है। कोई भी बच्चा आता है जहां से इनको लगे कि ज्यादा कमीशन मिल रहा है, क्या करते हैं? बच्चे का उधर एडमिशन करवाते हैं। और बच्चा भी ऐसा नहीं कोई लफ्ज़ मेरे मुंह निकलने लगा। एक मोबाइल खरीदना हो ना तो 6-6 महीने सर्च करेंगे, 6-6 महीने से। और जब अपने कैरियर का डिसीजन करना ना तो एम्बेसडर जाके कहेंगे यार तुम मेरे गांव के बंदे हो, ग्राही हो मेरे, अच्छा बताओ सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा? वो कहेगा ये वाला, उधर चले जाओ। कोई भी मुझे इतराज नहीं, जो मर्जी तो उधर चले जाओ। अच्छा, अब वहां पे होता क्या है? मसला क्या होता है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो बंदा जो एम्बेसडर्स है वो गलत डिसीजन करवा सकता है। हालांकि चाहे आपका डिसीजन उसी कॉलेज में एडमिशन लेने का हो, लेकिन उसके बेसिस ये नहीं होने चाहिए कि आप किसी भी दूसरे ऐसे बंदे से मशवरा लें जिसका सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। हाँ, अगर कोई वैसे इंडिपेंडेंट सेल्फ इंटरेस्ट से हट के आपको मशवरा दे, वो एक अलग चीज है, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट की बेस पे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इससे एग्री करते हैं। प्रैक्टिस में भी ये इशू कोड ऑफ एथिक्स में भी डिस्कस हुआ है। प्रैक्टिस में भी इस तरह होता है। सब क्या होता है, जैसे हमारी फर्म है, हम सिर्फ एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, नॉन एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। छोटी फर्म है, सिर्फ ऑडिट करते हैं, रिव्यू करते हैं। एक क्लाइंट हमारे पास आया, कहने लगा सर आप ऑडिट बहुत अच्छा करते हैं, अब हमारा टैक्स सर्विस जो है ना, टैक्स वाला काम वो भी आप लोग हैंडल करें। हम क्या कहेंगे, सर टैक्स वाला काम हम तो हैंडल नहीं करते। हाँ, लेकिन एक बहुत अच्छे टैक्स एक्सपर्ट है हमारे वाकिफ, अगर आप कहें तो हम आपको उनके पास भेज देते हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से काम सारा हैंडल कर लेंगे। ये है रेफर करना। ये प्रैक्टिस में होता है। कोड ऑफ एथिक्स कहता है इसकी इजाजत भी है। अच्छा, लेकिन अंदर खाते होता क्या है, हमारा उस टैक्स फर्म के साथ एग्रीमेंट है कि जितने क्लाइंट्स हम आपको भेजेंगे ना, हर क्लाइंट पे 50,000 1 लाख रुपए आप देंगे। इवन इसकी भी इजाजत है। इसको कहते हैं रेफरल फी या रेफरल कमीशन। रेफरल फी या रेफरल कमीशन मना नहीं है। आपका अगर कोई भी एम्बेसडर किसी कॉलेज के साथ अरेंजमेंट कर लेता है कि मैं जितने स्टूडेंट्स आपको भेजूंगा उसके बदले में हर स्टूडेंट के 5,000 10,000 जितना भी अरेंजमेंट होती है, वो 5,000 चल रहा है रेट, ये 5,000 एक स्टूडेंट का कि एक सब्जेक्ट का? अगर एक स्टूडेंट ने 3 सब्जेक्ट लेने हैं तो कितना रेट है? 15 हो जाएगा कि 5 ही रहेगा? 15 हो जाएगा।
बस ठीक है भाई, आइंदा कोई स्टूडेंट इनसे मशवरा ना ले, अच्छा चले मजाक कर। कोड ऑफ एथिक्स इसको मना कहता है, इसकी इजाजत है, लेकिन कहता क्या है कोड ऑफ एथिक्स? रिक्वायरमेंट क्या? रिक्वायरमेंट ये है कि आप अपने क्लाइंट को डिस्क्लोज करें कि भाई मैं आपको जो मशवरा दे रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ आपको किसी दूसरे के पास, तो मैं इसलिए रेफर कर रहा हूँ कि मुझे उससे कमीशन भी मिलना है। आप अपने कमीशन की अरेंजमेंट को, फीस की अरेंजमेंट को डिस्क्लोज करें और क्लाइंट से एग्री भी करवा लें। क्या आपको कोई इतराज तो नहीं है आपको? क्योंकि देखिए, चाहे आपका मशवरा ठीक क्यों ना हो, लेकिन आपके क्लाइंट को पता होना चाहिए कि इसके बदले में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना है। वो एक दफा सोचने पे मजबूर तो होगा ना कि कहीं आप पैसे लेने के चक्कर में उसके कैरियर का गलत तो नहीं फैसला करवा रहे उससे, और वो थोड़ा अलर्ट हो के हो सकता है अपनी मजीद रिसर्च करे। तो याद रखें, रेफरल फी ये वही फीस है जो एम्बेसडर्स कॉलेज से लेते हैं, लेकिन इसको मना नहीं किया कोड ऑफ एथिक्स ने। शर्त क्या रखी कि आपने डिस्क्लोज करना है उस पार्टी को, और डिस्क्लोज करना और एग्रीमेंट लेना है कि उसको कोई इतराज तो नहीं है। ये एग्जांपल मैंने आपको एम्बेसडर की दी, वरना प्रैक्टिस में ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म की एक दूसरे के साथ इस तरह की अरेंजमेंट होती है। रेफरल फी क्लियर हो गया? इसको रेफरल कमीशन भी कहते हैं जी। देखिए, मशवरा चाहे सही दे रहे हो, आपने डिस्क्लोज जरूर करना है, क्योंकि आप जितना मर्जी इंडिपेंडेंट होकर मशवरा देने की कोशिश करें, आपके दिल में भी अंदर कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश जरूर होगी, यार इसको एडमिशन लेना चाहिए, इसको इधर एडमिशन लेना चाहिए, इधर मुझे पैसे मिलेंगे। तो इंडिपेंडेंट मैंने आपको क्या बताया था, एक होती है एक्चुअल इंडिपेंडेंस, एक है परसीव्ड इंडिपेंडेंस। चाहे एक्चुअल इंडिपेंडेंस हो क्यों ना, चाहे आप सही मशवरा क्यों ना दो, चाहे आप अपने ख्याल में जो किसी सब्जेक्ट का बहुत अच्छा टीचर है उसके पास क्यों ना भेज रहे हो, स्टिल एक्चुअल इंडिपेंडेंस तो है आप में, लेकिन परसीव्ड इंडिपेंडेंस नहीं है। उस बंदे को जब पता चलेगा कि आपने कमीशन लिया है तो वो दिन में बुरा फील करेगा ना, और हो सकता है कल क्लास में उसका रिजल्ट भी वैसा ना आए एक्सपेक्टेड था। तो वो तो इसीलिए याद रखें, चाहे हमारा मशवरा ठीक क्यों ना हो, हमने अपने क्लाइंट को डिस्क्लोज करना है और उसे एग्री करना है कि उसे कोई इतराज नहीं है जी। हाँ देखिए, सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप नेक नीति के साथ मशवरा दें और इसका स्वाब अल्लाह ताला से लें, बंदों से थोड़ी देना आपको। ये मैं पर्सनली वैसे हट के बात कर रहा हूं, मैं पर्सनली इस चीज को अच्छा नहीं समझता। ये जो इन्वेस्टर, इसमें कहीं ना कहीं गलत प्रैक्टिसेस हो जाती है। आप वो मुहावरा मशहूर है कि कोयलों का कारोबार करें हाथ काले हो ही जाते हैं। जब आप इस तरह की अरेंजमेंट में आप जितना मर्जी बचने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं आप बायस हो जाते हैं। और ये चूंकि बच्चों के कैरियर का मसला होता है, तो इसमें पैसों के लिए मशवरा नहीं देना चाहिए। वैसे आप समझते हो ठीक है, तो जिस मर्जी टीचर को रिकमेंड करें वो ठीक है, लेकिन पैसे जी। हाँ, इसमें सिचुएशन क्या बनेगी? उसने कहा आपकी फर्म को जो इसमें सिचुएशन, ठहरे मुझे केस याद आ रहा है, उसने कहा आप अपनी फर्म में सीनियर हैं। अब मुझे एग्जैक्ट केस के फैक्ट्स याद नहीं है, लेकिन बेसिक फैक्ट्स यही हैं। और आपको लेटर मिला एक दूसरी फर्म की तरफ से, आपने उस लेटर को ओपन करके देखा तो उसमें चेक मौजूद था और लिखा हुआ था ये इस महीने के आपने जो क्लाइंट रेफर किए हैं उसकी पेमेंट है 5 लाख। और रिक्वायरमेंट में उसने कहा था बताइए क्या एक्शन लेंगे आप, क्या एक्शन लेंगे? हम ये इंश्योर करना पड़ेगा हमें कि क्या हमारी फर्म में ये प्रैक्टिस है। पहले तो उसे बता देंगे ये रेफरल फी का केस है, फिर बताएंगे इंश्योर क्या क्लाइंट को डिस्क्लोज किया जाता है और उन क्लाइंट से एग्रीमेंट लिया गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट्स क्या होती हैं? अच्छा, इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है? गूगल पे जरा सर्च करके मुझे बताइए इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है। तरगीबात कुछ शायद इस सेंस में आएगा जी। माइल, हाँ जी माइल। इंड्यूसमेंट की एग्जांपल्स क्या? अच्छा, इंड्यूसमेंट से थ्रेट कौन सा राइज होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और कौन सा? फेमिलियरिटी भी लिखा होगा, फेमिलियरिटी लिखा हुआ है, इंटिमिडेशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। अब इसकी एग्जांपल को समझ लीजिए। नहीं, इंड्यूसमेंट का मतलब वो हाँ माइल करना या तरगीबात उस सेंस में ले, हौसला अफजाई नहीं, वो तो पॉजिटिव मीनिंग में आ जाए। इसमें इंड्यूसमेंट में होता क्या है? क्लाइंट हमारी टीम को क्लाइंट इन तरीकों से माइल कर सकता है कि हम उसकी बात माने और अनमोडिफाइड ओपिनियन में। पहले ना ये रिवीजन के बाद अब उसने वर्ड इंड्यूसमेंट यूज किया है। ये 1 साल पहले तक वो इंड्यूसमेंट का वर्ड नहीं होता, सिर्फ उसमें एक केस होता था गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी। गिफ्ट का मतलब ये होता है जब क्लाइंट आपको कोई कीमती चीज फ्री में दे,
जब क्लाइंट कोई कीमती चीज फ्री में दे उसे कहते हैं गिफ्ट। अगर कोई क्लाइंट कीमती चीज सस्ते में दे रहा है वो गिफ्ट नहीं है। फिर से सुन लें, एग्जाम में डिसीजन करने में आसानी होगी। गिफ्ट क्या है? जब क्लाइंट कोई चीज हमें मुफ्त में दे वो गिफ्ट है, और अगर कोई क्लाइंट हमें चीज सस्ते में दे वो गिफ्ट नहीं है, वो परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस है, वो परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला। तो गिफ्ट का मतलब समझ आ गया? क्लाइंट हमें गिफ्ट देके माइल करने की कोशिश कर सकता है, मॉडिफाइड ओपिनियन। सर वो जो मिस स्टेटमेंट थी ना उसको रिपोर्ट में ना लिखिएगा। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या है? हाई टी करवाना। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्लाइंट हमें महंगे महंगे रेस्टोरेंट के खाने खिला रहा है, ठीक है, ये है हॉस्पिटैलिटी। अच्छा मैं मतलब एक एक का मतलब इसलिए समझा रहा हूं, एग्जाम में किसी भी केस स्टडी किसी भी केस यूज कर सकता है। हॉस्पिटैलिटी क्लियर? महंगे महंगे खाने खिलाना, बाहर डिनर करने के लिए ले जाना। एंटरटेनमेंट, सैर व तफरीह के लिए लेके जाना। सर आप हमारे शहर में आए हैं, आइए आपको साहिल समंदर की सैर करवाते हैं। एंटरटेनमेंट वो गोरों के वो ACCA के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ना, तो उसमें वो होती है एग्जांपल कि क्लाइंट ने ऑफर की, सर आइए बलून फ्लाइट करवाते हैं शहर की आपको। आपने ऐड वगैरह में देखा होगा, गुब्बारे में बैठ जाते हैं 2-3 बंदे उड़ते रहते हैं, बीच में ले जाना। एंटरटेनमेंट सर। पॉलिटिकल है चैरिटेबल डोनेशन, क्या कहें सर ये डोनेशन हमने आपके लिए, ये आपकी फर्म के लिए। अच्छा इनडायरेक्टली ये भी देखिए हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। नहीं भाई, अच्छा ये चीज एक्सेप्ट करनी है कि नहीं, अभी मैं बताता हूं आपको। अभी ये नहीं बता, अभी तो सिर्फ एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गिफ्ट की एग्जांपल क्लियर हो गई, हॉस्पिटैलिटी की, एंटरटेनमेंट की, पॉलिटिकल चैरिटेबल डोनेशन। बाज़ वक़्त क्लाइंट बहाने से भी गिफ्ट देता है, जैसे आपको कहे सर ये सिविक आपके लिए नए मॉडल की, आप कहेंगे गिफ्ट है, वो कहें नहीं सर आपके लिए नहीं, भाभी के लिए ज्वेलरी का, ये भी गिफ्ट है। लेकिन अगर नहीं सर हमने सुना है कि आप कोई गरीबों के लिए अच्छा काम करते हैं, आप बाज़ औक़ात गरीबों को मुफ्त में खाना खिला देते हैं, मैं भी इस तरह का काम पार्टनर करता भी हूँ, ये उस काम के लिए 10 लाख रुपया दे रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली ये जो डोनेशंस होती है ना, या इनको डोनेशन का नाम दिया जाता है, ये भी बेसिकली गिफ्ट ही है एक तरह से। अपील्स टू फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, दोस्ती का हाथ ना बढ़ाएं। फेसबुक पे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आ गई और क्लाइंट की, और आपको पता है जेन्युइन प्रोफाइल है क्लाइंट की, ये कौन सा एक्सेप्ट नहीं करने, क्यों? इंड्यूस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, अच्छा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आरडी टीम मेंबर को प्रेफर करना। हमारा एक क्लाइंट था, वो कॉलेज था, एक मेडिकल कॉलेज था, और मैं उस क्लाइंट में सीनियर था, तो जो उनका भाई आप भी बनेंगे, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है, ये हर एक ट्रेनिंग स्टूडेंट की जिंदगी में ये वक्त आता ही है। हाँ अभी आप खुश हो रहे होंगे, आपने गलत सुना जो भी सुना। तो उन्होंने मुझे कहा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड था, उन्होंने कहा सर हमारा एक एनुअल फंक्शन होने वाला है 2 दिन बाद शाम को, हम चाहते हैं आपको चीफ गेस्ट बना दें, ये रियल केस बता रहे, चीफ गेस्ट बना दें। मेरा बड़ा दिल था एक्सेप्ट कर लो, नहीं किया। क्यों नहीं किया? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अगर वो इस तरह का हमें ट्रीटमेंट दें जिसमें हमें प्रेफर किया जा रहा हो, या क्योंकि इससे इमेज ये लोगों को मिलेगा कि शायद ये एक ही टीम है, क्लोज एसोसिएशन है इनकी, इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स मना करता है, कहता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, किसी भी किस्म का वीआईपी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्लाइंट हमें दे, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करना। इंड्यूसमेंट की सारी एग्जांपल्स क्लियर हो गई। अच्छा ये पार्टनर से पूछना, पार्टनर को भी इजाजत नहीं देनी चाहिए। इसमें ये मैं आगे चल के हम पढ़ेंगे, इनका ये एग्जांपल बताने के बाद आपको ऐसे सिखाऊंगा कि इनको एक्सेप्ट नहीं करना। कोड ऑफ एथिक्स ये नहीं कहता कि पार्टनर को बताओ और फिर एक्सेप्ट कर लो, नहीं। अगर पार्टनर को बता के पार्टनर कहता है ना एक्सेप्ट कर लो, तो फिर पार्टनर भी गलत कह रहा है। कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है, हाँ अब आगे पहले तो मुझे ये बताइए, चूंकि एग्जांपल्स नहीं ऐड हुई हैं इस सेशन में, पहले सिर्फ गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी थी, अब उसने इस कंसेप्ट को वाइड कर दिया। पहले ये वाली एग्जांपल नहीं होती थी, लेकिन बहरहाल वाइड किया तो ठीक किया, क्योंकि ये तरीके भी टूल्स भी यूज किए जा सकते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए। पहले बताए एग्जाम्पल लेके क्लियर है। अब कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? कहता है इनसिग्निफिकेंट है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी है, अगर वो हमें, हाँ लेकिन चाय पानी चलता है हमारा, ठीक है, बिस्किट वगैरह क्लाइंट अक्सर भिजवा देते हैं और चाय भी 2-3 टाइम की भिजवा देते हैं, वो हम कहते हैं वो इनसिग्निफिकेंट गिफ्ट है, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। खुद भी मांग सकते हैं। सिग्निफिकेंट गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करना, याद रखें केस स्टडी में वो इस तरह टेस्ट कर लेता है कि क्लाइंट ने आपको ऑफर की कि आप 5 स्टार होटल में डिनर के लिए, तो हमने एक्सेप्ट नहीं करना। आपको फौरन जहन में एग्जांपल आ जाए, इंड्यूसमेंट का केस है
और सिग्निफिकेंट है तो हमने एक्सेप्ट, और ये खाना सिग्निफिकेंट है, खाना सिग्निफिकेंट। क्लाइंट का 5 स्टार होटल हो तो वो फिर हम उसके अलग पढ़ेंगे, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाले में, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। ये मिलता जुलता केस आई कैप ने पूछा हुआ है कि एक पार्टनर के डिफरेंट क्लाइंट्स थे, उनमें एक था होटल चेन, और पार्टनर जब कभी दूसरे शहरों में जाता था तो अपने क्लाइंट के होटल में स्टे करता था। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये भी जब प्रैक्टिस साइड पे आएंगे ना, उस वक्त ये सारे केसेस डिस्कस होंगे। पहला रूल, सिग्निफिकेंट है इंड्यूसमेंट तो एक्सेप्ट, इनसिग्निफिकेंट है तो कर सकते हैं। अगर क्लाइंट ने आपको गिफ्ट ऑफर भी कर दिया ना, इंड्यूसमेंट ऑफर भी कर दिया, आपने डिस्क्लोज करना है फर्म को सिर्फ, और किसको करेंगे? फर्म को। अगर किसी टीम मेंबर ने इस गिफ्ट को, इंड्यूसमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, अव्वल तो देखिए ऊपर क्या कह रहा है, एक्सेप्ट ही नहीं करना। अगर कर लिया है तो रिटर्न करें, वापस करें उसको जो भी, और अगर कोई सर्विस है, अब यहां पे मैं सिर्फ रिटर्न की बात कर रहा हूं, वरना कोड ऑफ एथिक्स ने एग्जांपल देके बताया हुआ है कि अगर वो आप रिटर्न, अगर गिफ्ट है तो रिटर्न कर दें, अगर हॉस्पिटैलिटी एंटरटेनमेंट है तो इसके जो रीजनेबल चार्जेस हैं वो रीपे करें, वो उसको पे करें। आगे बल्कि यहां पे भी बात कर दी उसने कि रिटर्न करें, और अगर वो पैसे नहीं थे, कोई सर्विस वगैरह थी, तो उसकी कॉस्ट को रीइंबर्स करें, और एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को भी पॉइंट कर दें कि कहीं जिस टीम मेंबर ने गिफ्ट लिया है उसको हमने अलहदा तो कर दिया फर्ज कीजिए टीम से, लेकिन हमने उसको रिव्यू करवाना है। क्लियर हो गया ये इंड्यूसमेंट? क्लियर जी मेरे भाई, क्वेश्चन आप? टाइम कम है मेरा। भाई कह रहे हैं सर, उन्होंने केस स्टडी उन्होंने निकाली, उन्होंने कहा भाई, उन्होंने कहा सर हमने फ्रेंडशिप एक्सेप्ट, 2 थ्रेड फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लिया है और फिर हॉस्पिटैलिटी पे भी गए हैं, अब क्या करें? अब क्या? तो भाई पहले अनफ्रेंड कर लें, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी जितना बिल है 50% वो रीपे कर दें, और अगर रीपे नहीं कर सकते तो जिस तरह एक मीटिंग फ्रेंड्स के साथ की है, एक मीटिंग किसी और डायरेक्टर के साथ कर लें। चलें बाहर। लॉन्ग एसोसिएशन अगला केस। लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब क्या है? और हमारा जन्म 1 साल का होता है, अगले साल हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है। अच्छा, ये फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, हम किसी एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए और वहां पे हमारा कोई फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था, हमने ऑडिट किया, ठीक है। दूसरे साल नॉर्मली ऑडिटर रीपॉइंट होते हैं, दूसरे साल फिर हम रीपॉइंट हुए, अगले साल भी ऑडिट करने के लिए गए, कोई थ्रेट नहीं। तीसरे साल हम रीपॉइंट हुए, तीसरे साल भी ऑडिट करने के लिए, कोई मसला नहीं। 4th ईयर में हम रीपॉइंट हुए, ऑडिट करने जाने लगे, कोड ऑफ एथिक्स ने रोक लिया। उसने कहा, हमने कहा भाई ना पहले कोई फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप था ना, अब है तो रोका क्यों? उन्होंने कहा देखिए आपका फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन स्टिल एक ही जगह पे आप बार बार एक ही क्लाइंट का बार बार ऑडिट कर रहे हैं और हर साल 3-4 महीने वहां पे स्टे करते हैं, तो अगर पहले कोई फ्रेंडशिप नहीं भी थी ना, अब चांसेस है कि हो गई होगी, हालांकि एक्चुअली में भी ना हुई हो। लेकिन आपको पता है कोड ऑफ एथिक्स एक्चुअल के साथ परसीव्ड इंडिपेंडेंस भी कवर करता है, तो परसेप्शन ये है कि अगर एक ही क्लाइंट पे आप बार बार, और प्रैक्टिस में भी याद रखिए ऐसा हो जाता है। हमारा एक क्लाइंट था, वो लिस्टेड कंपनी बड़ी थी, उसके ऊपर 3, असल में जो एंगेजमेंट पार्टनर होता है ना, उसकी कोड ऑफ एथिक्स तो ये कहता है बार बार नहीं जाना। एंगेजमेंट पार्टनर कैसे सोच रहा होता है कि भाई नया बंदा भेजा ना, वो शुरू से काम सीखना शुरू करेगा, उसको पता ही नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से मिलनी है, उसमें क्या मसले होते हैं, टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो पहले काम कर चुका है उसी को भेजे ना, तो काम में क्वालिटी भी ज्यादा होगी और काम जल्दी भी हो जाएगा। पार्टनर की ये सोच होती है। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? कहता है बार बार एक ही क्लाइंट में टीम मेंबर को भेजेंगे, लॉन्ग एसोसिएशन की वजह से उसकी वहां पे फ्रेंडशिप वगैरह हेलो हाई हो जाएगी, सिमिलैरिटी थ्रेट आ जाएगा। और प्रैक्टिस में ऐसे होता है, हमारे कुछ क्लाइंट के अकाउंटेंट्स ऐसे थे जिनके साथ हमारी पर्सन भी हेलो हाई हो जाया करते थे, मतलब बाज़ बात बैठे थे, गपशप लगते थे, और नेचुरल है, इंसान है ना, किसी भी जगह पे ज्यादा टाइम गुजारे आप उसमें। बताइए, अच्छा लॉन्ग एसोसिएशन में कोड ऑफ एथिक्स ने सिर्फ इतना, अहम चीज सुन ले, केस स्टडी में काम आएगी। लॉन्ग एसोसिएशन में कोड ऑफ एथिक्स ने वर्ड यूज किया है लॉन्ग एसोसिएशन, लंबे अरसे तक अगर कोई टीम मेंबर किसी ऑडिट क्लाइंट में ऑडिट करता रहे लंबे अरसे तक, तो उसमें फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो जाता है। लेकिन ये लंबा अरसा कितने साल है ये कोड ऑफ एथिक्स ने नहीं बताया, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में वो बताता है कि जी 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। एग्जाम क्वेश्चन को सामने रख के हमने एक पीरियड निकाला हुआ 3 इयर्स का।
अगर 3 साल तक, पहले साल भी काम किया, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, तो कोई थ्रेट नहीं आता। लेकिन अगर 4th ईयर में जा रहा हो, 4th ईयर से याद रखें, फिर थ्रेट अराइज हो जाता है, लॉन्ग एसोसिएशन। और आपको एक एडिशनल कंसेप्ट बता देता हूं, वैसे है तो सीफैप लेवल का, लेकिन एडिशनल कंसेप्ट बता देता हूं। कोड ऑफ एथिक्स ये बताता है कि 3 साल से ज्यादा अगर कोई अरसा होगा, ये 3 साल हमारा जजमेंट की बेस पे हमने निकाला है, कोड ऑफ एथिक्स में नहीं 3 साल लिखे हुए, तो थ्रेट अराइज हो जाएगा। पाकिस्तान में लिस्टिंग रेगुलेशंस है जो लिस्टेड कंपनीज में अप्लाई होती हैं, वो कहती हैं 5 साल से ज्यादा कोई ऑडिटर एक क्लाइंट का ऑडिट नहीं कर सकता, मैक्सिमम 5 साल। ठीक है, चाहे देखिए, चाहे टीम चेंज, उसमें 2 ऑप्शन आ गए। एक है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली, बैंक्स वगैरह। बैंक वगैरह के केस में तो कहते हैं आपने पूरी फर्म ही चेंज करनी है, टीम चेंज करने से भी बात नहीं बनती, क्योंकि बैंक्स वगैरह ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। लेकिन अगर बैंक के अलावा कोई क्लाइंट हो तो कहते हैं 5 साल बाद कम से कम टीम चेंज कर ले, यानी एंगेजमेंट पार्टनर चेंज, पहले लाहौर ऑफिस कर रहा है, अब कराची ऑफिस करना शुरू करता है, ऑडिट फर्म सेम रहेगी कम से कम टीम। लेकिन अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो फिर फर्म भी चेंज कर, तो लिस्ट लोकल लॉज में 5 साल का पीरियड है मैक्सिमम। कोड ऑफ एथिक्स उस पीरियड को स्पेसिफाई हमारे लेवल तक नहीं करता, लेकिन मिनिमम 3 साल तक कर सकते हैं। 3 साल के बाद जैसे में रखिएगा, थ्रेट राइज होना शुरू हो जाएगा, लॉन्ग सोच। अब बताइए सेफगार्ड क्या होंगे आपके ख्याल में? अच्छा, क्वेश्चन में ना वो इंडिविजुअल्स के बारे में कहेगा कि मिस्टर असलम 5 साल से हमारी टीम का हिस्सा है और एंगेजमेंट पार्टनर प्लान कर रहा है 6ठे साल भी उसको एंगेज करे। अब बताइए मिस्टर असलम के केस में क्या सेफगार्ड होने चाहिए? रोटेट का मतलब क्या है? रिमूव कर, रोटेट का या रिमूव एक ही बात है, उसे किसी दूसरे क्लाइंट में भेज दें, नहीं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीस्ट्रक्चर करते हैं और फिर एप्रोप्रिएट, और रिव्यूअर के साथ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी उसने करवाएं। पहले तो मुझे ये बताइए, एप्रोप्रिएट आईकैप काम नहीं करवा सकते, इंटरनली करवा सकते हैं, लेकिन यहां पे मुझे एक बात बताइए, पहले किसी क्वेश्चन में ये इशू नहीं आया, दोनों सेम जगह, शाबाश। यहां पे एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट करवा रहे हैं और फिर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी करवा रहे हैं, कोई स्टूडेंट दोनों में फर्क बता सकता है? तो ये भी कोई, ये दोनों काम टीम से बाहर के लोग ही करेंगे। इसमें लफ्ज एप्रोप्रिएट से मुराद इंडिपेंडेंट ही है, जिसका टीम नहीं, क्यों ये आईकैप वाला देखे, हमारी मर्जी तो नहीं आईकैप को कहे कि भाई हमारा क्यूसीआर करो या ना करो, वो तो आईकैप की सिलेक्शन है। ये एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल वाला क्यूसीआर है। दोनों में फर्क क्या है? हाँ शाबाश, ये थोड़ा सा फर्क बता दो। जो एप्रोप्रिएट रिव्यूअर है ना, ये सिर्फ मिस्टर असलम का काम चेक करने के लिए आया है, सिर्फ मिस्टर असलम का। इसमें जो रिव्यू ऑफ वर्क डन होता है ना, ये सिर्फ उस रेलिवेंट टीम मेंबर का काम चेक हो रहा है जिसकी वजह से थ्रेट राइज हो रहा है। और जो क्यूसीआर है ये पूरी टीम, क्यों? ताकि देखा जाए फर्म के अंदर पॉलिसी और प्रोसीजर कि कौन सा बंदा कितने अरसे से टीम का हिस्सा है। अब देखें फर्म को कैसे पता चलेगा किसको 3 साल हो गया, किसको 5 साल हो गया, किसको 7 साल? कोई फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होगा जिसमें हर बंदे का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, फिर ही पता। तो यहाँ पे क्यूसीआर से मुराद यही है कि हर टीम मेंबर के बारे में इन्वेस्टिगेट करें, सर्च के वो कितने अरसे से टीम का हिस्सा है, ताकि ऐसे लोग जिनकी लॉन्ग एसोसिएशन बन रही है वो आइडेंटिफाई हो सके। तो ये क्यूसीआर पूरी एंगेजमेंट के लिए, सारे लोगों के लिए, और ये एप्रोप्रिएट रिव्यूअर उस स्पेसिफिक मिस्टर असलम के लिए। भाई क्लियर हुआ कुछ? हाँ, ये दोनों इंटरनल ही है। ये सिर्फ फर्क क्या है फिर इन दोनों में? ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल का है और ये ओवरऑल। शाबाश शाबाश। आज के लेक्चर में हमने 3 एरियाज डिस्कस किए हैं, फीस का, इंड्यूसमेंट का, लॉन्ग एसोसिएशन। ये समझ आ गए? आपने याद कर लेना है, मंडे से इंशाल्लाह मैं आपको होम असाइनमेंट देना शुरू कर दूंगा, यानी नेक्स्ट लेक्चर से आपको नहीं, हाँ ठीक है। असल में कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मे भी कल लेक्चर ना। इसकी वजह यह है कि कल ना हम इंशाल्लाह बुक का काम खत्म करना चाहते हैं, वो बस आखिरी दमों पे हैं, तो मैं रिस्क नहीं, क्योंकि वो स्टूडेंट ना बहुत ज्यादा, स्टूडेंट भी तंग हो रहे हैं। नहीं, मंडे को नहीं, मंडे को क्लास होगी, और कल का भी कंफर्म नहीं है। अगर आपको मैसेज आ गया ठीक है, वरना घर में ही रहना, आना तो है नहीं, आप लेक्चर मिल जाएगा। लेकिन पर अच्छा, आपने याद लाजमी कर लेना है, नेक्स्ट लेक्चर से आपको होम असाइनमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।